जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। जो डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिटकॉइन हॉल्विंग का। रिसेंटली मार्केट में हॉल्विंग हुई है, इसका इम्पैक्ट क्या रह सकता है मार्केट के ऊपर। टोटल हॉल्विंग को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि हॉल्विंग से क्या इम्पैक्ट प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर क्रिप्टो मार्केट के ऊपर रह चुका है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग सर्च करें अबाउट हॉल्विंग, जो कि 20 अप्रैल 2024 को हो चुकी है। अब हमें किस तरह से देखना चाहिए और नेक्स्ट हम किस तरह से इसको ट्रेड कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट के ऊपर crypto.com पे, जहाँ पे हम देखेंगे बिटकॉइन हॉल्विंग और इसके इम्पैक्ट वगैरह क्या रहे मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो बिटकॉइन की जो प्राइस है इस वक्त वो तकरीबन 58,389 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और बिटकॉइन हॉल्विंग जो कंप्लीट हुई है वो 20 अप्रैल 2024 को कंप्लीट हुई है। और तकरीबन अगर हम उस दिन से काउंट कर सकें तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इसको मैं कर लेता हूँ 1 मंथ का चार्ट, और 1 मंथ में मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि मार्केट की हॉल्विंग कब हुई है। ठीक है, मार्केट की जब हॉल्विंग हुई है उस दिन BTC था $63,727 के ऊपर जब बिटकॉइन की हॉल्विंग हुई है। अब बेसिकली हॉल्विंग क्या होती है ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बाकी चीज़ों को उठा के देखें तो वहाँ पे गोल्ड की देख लें, अब माइनिंग होती है। ठीक है, लैंड वगैरह की आप लोगों के पास वैसे ही पड़ी है। अब प्रॉपर्टी में देखें, गोल्ड की देखें आपके पास माइनिंग होती है, फिर सप्लाई मार्केट के अंदर आती है। या अगर हम प्रॉपर्टी को देखें तो जैसे ही कोई कॉलोनी करती है तो उसके अंदर कुछ लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल होता है, जिसमें आपके पास प्लॉट्स होते हैं और उसके अलावा उसका कमर्शियल एरियाज होते हैं। इसी तरह आपके पास गोल्ड के अंदर माइनिंग करके आप उसकी सप्लाई मार्केट के अंदर लेके आते हैं। और क्रिप्टो की बेसिकली आपके पास बिटकॉइन की क्या होता है कि आप जब माइन करते हैं देन ही मार्केट के अंदर इसकी सप्लाई आती है, उसी को आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये है इसका आने का तरीका कि मार्केट में आ कैसे रहा है। ठीक है, अब इसकी आने की कुछ तरतीब होती है। बेसिकली क्या हुआ कि जब शुरू से अगर हम देखें, जब से बॉट सिस्टम है, बॉट सिस्टम के बाद आपकी करेंसी ईजाद हुई जो कि चाइना ने ईजाद किया, और इसी कॉन्सेप्ट को यूरोप में भी लागू किया गया। तो पैसे को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगी कि लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते थे इसकी टोटल सप्लाई कितनी है। बेसिकली पैसे की टोटल सप्लाई कितनी है, क्योंकि जब पैसे की आप सप्लाई को काउंट करें तो आपको यहां पे जब आपके मार्केट में पैसे आ रहे उसका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता था। ठीक है, कितनी सप्लाई मार्केट के अंदर आ रही है और इसका इंपैक्ट पड़ा महंगाई बढ़ने का सबब। उसकी रीजन क्या बने? ठीक है, जब आपके पास बैंक का जो पैसा होता है, इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले भी काफी वीडियो में समझा चुका, लेकिन आज इसको अगेन रिपीट कर देता हूं कि जब शुरू में बॉट सिस्टम था, बॉट सिस्टम क्या था कि आपके पास गंदम है, मेरे पास चने हैं। ठीक है, मैं आपको चने दे दूंगा, आपसे गंदम ले लूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या था कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मैंने उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपसे वो चीज़ ले लेनी है। मेरे पास जो चीज़ मौजूद होती है मैंने आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको दे देनी है। अब जब ये सिस्टम चल रहा था तो इसमें ये होता था कि हम एक चीज़ को स्टोर नहीं कर पाते थे। गंदम हो गई, ठीक है, इजनास हो गई या कोई भी चीज़ है, उसको हम स्टोर नहीं कर पाते थे। शुरू में सिर्फ खाने तक ही हमारे पास होती थी चीज़ें, और बाउंड्री सिस्टम हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड था। अब उन चीज़ों को हम ट्रांसफर तो कर रहे थे लेकिन स्टोर करके अपनी वर्थ को इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे। तो जिस बंदे को जो चीज़ ज़रूरत थी वो बंदा वो ले लेता था और उसके बदले में दूसरी चीज़ दे देता था। दैट इज कॉल्ड बॉट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ ऐसे मॉड्यूल तैयार किए गए जिसके बरक्स ये हुआ कि आप लोग इतना ये दे सकते हैं और उसके इवज आपको इतना सोना मिल सकता है। ठीक है, अब जैसे गंदम में आपके पास इजनास हो गई, चना हो गया। ठीक है, अब उसके इवज क्या होता है कि आपने फर्ज करें 100 बोरी खरीदनी है तो आपको इतना तोला, इतने ग्राम या इतने किलो सोना उसके इवज पेश करना पड़ेगा। फिर आपके पास जो सिस्टम आ गया वो टोटल गोल्ड के अंदर आ गया। फिर गोल्ड के बाद अब क्या होता था कि लोगों को सिक्योरिटी इशू आना शुरू हुआ। अब जब इजनास में बॉट सिस्टम हो रहा था तब एक बंदा इजनास को स्टोर नहीं कर सकता था, क्योंकि वो गल सड़ जाती थी और उनकी टोटल जो वैल्यू होती थी, जो एसेट होता था, वो वेस्ट हो जाता था। बॉट सिस्टम में जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती थी बाकी चीजें ले लेता था, बाकी जो चीजें पड़ी होती थी उसके पास वो सारी की सारी जाया हो जाती थी। जब गोल्ड की बारी आई, गोल्ड उसके बदले में लेते थे। ठीक है, फर्ज करें मेरे पास 1000 बोरी गंदम है तो मैं उसको आगे दे दूंगा। ठीक है, अब उसके बदले मेरे पास गोल्ड आएगा। गोल्ड को कोई भी दीमक वगैरह नहीं लगती, मैं उसको सेव कर सकता था। मेरी मुआशरे के अंदर एक वर्थ क्रिएट हो जाती थी, जिसको हम क्या बोलते हैं कि आप डिसाइड कर पाते थे कि आप मुआशरे के अंदर किस कैटेगरी पे इस वक्त वकूफ पजीर हैं।
तो जब आपके पास गोल्ड का सिस्टम आया तो उस वक्त क्या हुआ कि अशरफियां आ गई, ठीक है। अब उतनी अशरफियां, और जब गोल्ड का सिस्टम चल रहा था तब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट के अंदर आई कि मैं अपने गोल्ड को उठा के दूसरी जगह सफर नहीं कर सकता था, क्योंकि जब आपके पास डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हुआ मुआशरे के अंदर कि एक बंदा उसके पास इतना गोल्ड है, वो इतना अमीर है, वहीं पे एक बंदा जो गरीब है जिसके पास कम अमाउंट में गोल्ड है, तो वो उससे ज्यादा ताकतवर है, वो क्या करता था, वो जाके अपने जोर बाजू पे उससे छीनने की तरफ जाता था, जहां से चोरी वगैरह के इन्वेंशन में हम इसे कह सकते हैं, और इस तरह से जो उनका गोल्ड होता था वो जाया चला जाता था। या अगर हम यहां से सफर करें किसी और सिटी के अंदर, किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तब क्या होता था कि हमारा जो गोल्ड होता था उसको हम प्रोटेक्शन चाहिए होती थी, हमें ऐसी जगह पे रखना था कि हमारा गोल्ड जाया ना हो, कोई चोर या कोई डकैत उसको हमसे छीन ना ले, ताकि हमारी वर्थ वेस्ट ना जाए। पहले में क्या था कि इजनास से इजनास वेस्ट हो रही थी, अब क्या था कि अब गोल्ड की सिक्योरिटी के लिए हमें गोल्ड की सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए था। तो इस वजह से एक इदारा वकूफ अमल में लाया गया जिसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज, ठीक है। तो तब शुरू में क्या था कि लोग व्यापारी होते थे बहुत बड़े बड़े, उनके पास जाके गोल्ड रख देते थे और उसके बदले में उसके इवज एक रसीद ले लेते थे, लेकिन वो जो बंदे होते थे वो ट्रस्टेबल बंदे होते थे। और फर्ज करें मैंने लाहौर से कराची सफर करना था, ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, तो सफर करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना गोल्ड वहां पे रख के जाऊंगा, उसकी रसीद लेके जाऊंगा और मुझे बता देगा कि अगर आपने इस कंट्री में जाना है या इस सिटी में जाना है तो आप ये रसीद दिखा देना, वहां पे मेरा बंदा आपको गोल्ड दे देगा। तो ये तरीका मैकेनिज्म है मार्केट के अंदर। अब उसने क्या कि रसीद लेना शुरू कर दी, या अगर हम कहीं सफर पे जा रहे हैं तब भी हम अपना गोल्ड सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी उसके पास रख जाते थे, हमें रसीद मिल जाती थी। लेकिन ये जो मैकेनिज्म था ये कोई प्रॉपर किसी भी इदारे के अंदर नहीं था, ठीक है। ये मैकेनिज्म ताजिर कर रहे थे और ताजिर जब दूसरे सिटी में जाके तिजारत करते थे तो तब ये मैकेनिज्म चल रहा था, लेकिन इसके साथ साथ इसका रिकॉर्ड कोई भी मौजूद नहीं था। तो इस रिकॉर्ड को लाने के लिए फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट के अंदर आई, जिसको हम सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको एक रसीद दी जो कि आप जिस भी गवर्नमेंट के अंदर है उसके तहत आपको ये मिलती थी, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तानी करेंसी की हम बात करेंगे या डॉलर की हम बात करें तो उसके मुकाबले में उतना गोल्ड रखते थे और उसके इवज आपको एक रसीद दे दी जाती थी जो कि वेरीफाइड रसीद होती थी उस बैंक से। अब ये कॉन्सेप्ट मेरा समझाने का मकसद आप लोगों का है ताकि आप लोगों को होल ये जो आप क्रिप्टो के अंदर आ रहे हैं इसकी पूरी जर्नी समझ आ सके, फिर हम हॉल्विंग की जाने भी चलेंगे। अब जब आपको रसीद मिल गया आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब रसीद को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया आपके पैसे के साथ, जो आपके पास इस वक्त पैसा बेसिकली रसीद होती है जो आपका गोल्ड बैंक के अंदर पड़ा होता है। अगर आप लोगों के पास अब कंट्री वाइज पे हम आ जाते हैं तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास इतनी वर्थ में गोल्ड नहीं होता था, वो पैसे को छापना शुरू कर देते थे, ठीक है। और जब पैसा ज्यादा छप जाता था और मार्केट में इतनी जीडीपी आपकी नहीं होती थी, ग्रॉस प्रोडक्शन आपकी नहीं होती थी, तो तब आपके कंट्री की महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो जाती थी। और सेकंड बड़ा इशू जो देखने को मिला वो ये था कि आप ओवर बॉर्डर जब भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आपको बेतहाशा टैक्स देना पड़ रहा है। आप अपने बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आपको टैक्स देना पड़ रहा है, और उसके बाद अगर आप विड्रॉ करवा रहे हैं अपनी मनी आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है। और यही टैक्सेस से बचाने के लिए जो इजाद हुआ वो क्रिप्टो आई, जो कि सतोशी नाकामोटो ने 2009 के अंदर की। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब वहां पे पैसे के अंदर हमें होल सप्लाई का नहीं पता होता कि सप्लाई कितनी है, ठीक है। आपका पैसा आपके घर में पड़ा है, वो बहुत जल्द इन्फ्लेशन का शिकार होकर हर साल 10% कम हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखें ताकि आप उसको ज्यादा गेन कर सके। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो आप लोगों ने उससे पहले उसका नॉलेज लाजमी गेन कर लेना है, क्योंकि विदाउट नॉलेज की गई इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉस ही करती है और शॉर्टकट में भी की गई इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉस ही करती है। तो अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि सप्लाई का नहीं पता था। तो अब बिटकॉइन के अंदर एक चीज है कि आपको पता है कि इसकी सप्लाई $21 मिलियन है, जो कि 2140 तक मार्केट के अंदर आएगी। अब जो 2140 तक मार्केट के अंदर आएगी, अब डेली के कितने बिटकॉइन मार्केट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं डेली का मार्केट के अंदर इतने बिटकॉइन का आना, जो कि माइन करें डिफरेंट लोग अपनी हैश पावर लगा के, ठीक है, डिफरेंट सिस्टम लगा के, माइनर लगा के, अपने जीपी पूरे लगा के, तो उसके जरिए माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग करके मार्केट के अंदर आके उसको बेच देते हैं। तो अब इसकी जो डेली की आने की स्पीड है इसको हम बोलते हैं कि आपके पास अगर ये 4 साल बाद कम होती है इसको हम हॉल्विंग बोलते हैं, ठीक है। अगर नहीं है हर 4 साल बाद कम होती है इसको हम हॉल्विंग के अंदर ले जाएंगे। अब मैं लेकर चलूंगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट की समझ आ चुकी होगी।
अब इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि जब अब मैं बात करूं पिछले साल की, जो कि 20 अप्रैल से पीछे पीछे क्रिप्टो का जो साल है, 4 साल का दौरानिया, 20 अप्रैल 2024 से पहले पहले की बात, तो आपके पास जो पर डे बिटकॉइन आ रहा था दैट इज इक्वल टू 900 बिटकॉइन पर डे। अब 20 अप्रैल के बाद जो बिटकॉइन मार्केट के अंदर आ रहा है वो सप्लाई कम हो गई है, ठीक है। वो जो सप्लाई है वो तकरीबन हाफ हो जाती है, दैट इज इक्वल टू 420 ऑलमोस्ट $450 इस वक्त मार्केट के अंदर आ रहा है। और नेक्स्ट ये जो 2024 में, ये नेक्स्ट होगी 2028 में, तो 2028 में जो 450 कट ऑफ होकर $225 बनेगा जो डेली का मार्केट में आएगा। अब बेसिकली इसको कट करने की रीज़न क्या होती है, मैं थोड़ा सा डिमांड सप्लाई को आपको समझाऊंगा, फिर इसकी तरफ लेके चलूंगा, ठीक है। अब फर्ज करें, थोड़ी सी एग्जांपल मैं उमेश स्टूडेंट को भी अपने देता हूं कि आपके पास इस 2 जार है, इनको 2 जार समझ लें। इस जार के अंदर आपके पास 10 सिक्के पड़े हैं और इस जार के अंदर आपके पास 10 बॉल्स पड़ी है, ठीक है। अब एक बॉल की कीमत कितनी होगी? आपके पास एक सिक्का या $1, या इसको मैं $10 कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है। अब इसकी मैं सप्लाई कम कर देता हूँ, लेकिन आपके पास यहाँ पे सिक्के 10 ही रहेंगे। अब यहाँ पे जो बॉल्स थी वो आपके पास 5 हो जाती है, 10 नहीं 5 हो गई। अब इन 5 में और यहाँ पे पैसे कितने? 10। तो अब आपको पर बॉल कितनी मिलेगी? $2 की, ठीक है। अब इसकी रीजन क्या? आपके पास सप्लाई कम हुई है। अगर मैं यहाँ पे सप्लाई बढ़ा दूं इस जार के अंदर, रुपया आपके पास 10 ही है और यहाँ पे मैंने 100 बॉल्स कर दी हैं, सप्लाई बढ़ा दी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो प्राइस है वो डाउनफॉल का शिकार होगी और आपको ₹1 में 10 गेंदें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी वजह से क्रिप्टो की जो सप्लाई है उसको कट ऑफ कर दिया जाता है ताकि मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट की जा सके और मार्केट में इसकी प्राइस है अब जा सके। अब सेकंड चीज, अब बिटकॉइन हॉल्विंग आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को सादा लफ्जों में सिखा दिया है। अब इसको मैं यहाँ पर व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द बिटकॉइन हॉल्विंग इवेंट, ठीक है। द ब्लॉक रिवॉर्ड इंक्रीज टू द 3.125 बिटकॉइन ड्यूरिंग द लास्ट हॉल्विंग which took place in the April 2024 and reference 2012 के अंदर आपको जो पर ब्लॉक बिटकॉइन आ रहा था वो था 50 BTC पर ब्लॉक। अब मैं बताऊंगा टोटल दिन में कितने ब्लॉक जनरेट होते हैं, वो मैं आपको कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। उसके अलावा 25 हो गया 2012 के अंदर, 2016 के अंदर 12 हो गए और 2020 के अंदर 6.25 बिटकॉइन पर ब्लॉक आना स्टार्ट हो गया। मैंने पर डे की बात पहले आपको बताई, पर डे की मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद अब जो है वो इसका 6.25 BTC पर ब्लॉक आ रहा था और पर ब्लॉक जो अब आपके पास आ रहा है वो 3.12 होगा क्योंकि 6.25 का ये हाफ हो गया। तो अभी इसको अगर हम देखें तो तकरीबन 600 समथिंग जो आपके पास हैं वो डेली के प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। 600 समथिंग ब्लॉक डेली के बनते हैं। अब उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसके साथ तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा कि कितनी बिटकॉइन पर डे आपको इस वक्त मार्केट के अंदर मिल रहे हैं, जो कि मैंने पहले कैलकुलेट किया था। तो ऑलमोस्ट आपके जो पर डे बिटकॉइन थे 900 थे और अब ऑलमोस्ट 450 बिटकॉइन एक दिन के अंदर आ रहा है। इसको महीने के साथ और साल के साथ आप खुद ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ पास्ट बिटकॉइन हॉल्विंग इंपैक्टेड द बिटकॉइन प्राइस। अच्छा, इसको हम यहां से नहीं, मैं सिंपल आप लोगों को चार्ट पे लेके चलता हूं, ये देखिएगा, ठीक है। अब जो आपके पास बिटकॉइन हुआ फर्स्ट हॉल्विंग, आपके पास 50 बिटकॉइन पर ब्लॉक आ रहा था और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं क्योंकि अभी कितना आ रहा है तकरीबन 900 450 अब हुए 900 आ रहा था और 2020 की हॉल्विंग से पहले जो आ रहा था 1800 आ रहा था और जब 50 आ रहा था तब आपके पास 3600 बिटकॉइन पर डे आ रहा था। कितना? 3600 बिटकॉइन पर डे आ रहा था जब 50 बिटकॉइन पर आपके पास जनरेट हो रहा था पर ब्लॉक के अंदर। तो जब आपके पास 50 बिटकॉइन पर ब्लॉक के अंदर हो रहा था और उसके अलावा 2012 की जब हॉल्विंग आई, फर्स्ट हॉल्विंग थी, बिटकॉइन ने 93x मतलब 93 गुना ज्यादा इसने एक्सीड किया है, ठीक है। जिसने यहाँ पे लगाए हैं $10 या जिसने लगाए थे $100, ठीक है, उसको आप 90 गुना ज्यादा कर लें, 100 को आप 90 गुना ज्यादा कर लें, 90,000 तकरीबन बनेगा, ठीक है।
$9,000 बनेगा। उसके अलावा जब सेकंड हॉल्विंग आई तो बिटकॉइन ने 30x पंप किया है, 30x पंप किया है। मतलब ये कि 1000 का 30,000 बन गया, 100 का 3000 बन गया। इसको बोलते हैं 30x मार्केट पंप कर गई है। और जब थर्ड हॉल्विंग हुई तब बिटकॉइन आपका आ गया $6.25, मतलब 900 बिटकॉइन आना स्टार्ट हुए, और ये हुई थी 2020 के अंदर, ठीक है। और तब आपका जो बिटकॉइन था वो 8x इंक्रीज हुआ था। अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को यहाँ पे अगेन रिपीट करूं तो जब फर्स्ट आपके पास हॉल्विंग आई तब बिटकॉइन की प्राइस हॉल्विंग के बाद 2-3 मंथ डिक्रीज हुई। इसी तरह अगर मैं सेकंड हॉल्विंग की बात करूं 2016 वाली, तब भी बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा स्टेट चली है हॉल्विंग के बाद, फिर मार्केट में पैसा आना स्टार्ट हुआ है। अगर मैं इस वक्त बात करूं थर्ड हॉल्विंग की तो तब भी मार्केट ने हल्का सा डंप किया, स्ट्रेट हुई, फिर मार्केट ऊपर गई। और अगर मैं बात करूं अब की हॉल्विंग की, अब की हॉल्विंग मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेट है। अब इसका मतलब क्या कि थोड़ी डाउनवर्ड आए, स्टे करे, फिर मार्केट ऊपर जाए, अगर मार्केट हिस्ट्री को रिपीट करती है। सेकंड, मैंने रिसेंटली अपलोड किया बिटकॉइन एनालिसिस के ऊपर वीडियो जिसमें बताया है कि बिटकॉइन का सपोर्ट कौन सा, टेक्निकल और सेंटिमेंटल सपोर्ट कौन सा, आपको किस लेवल से बाय करना चाहिए। अगर आप उस लेवल से बाय करते हैं डेफिनेटली यू विल अर्न गुड प्रॉफिट इंशाल्लाह। जैसा कि 2022 में मई जून, 2023 मई जून तक मैं आप लोगों को यही बोलता रहा कि 18-20 हज़ार का लेवल, 22 हज़ार का लेवल बाय का है, परचेज करो। अब सेलिंग का वक्त है। 70,000 पे सेलिंग करवाई मैंने, कोई कॉल बाइंग ही नहीं दी। 74,000 हाई लगा चुका है बिटकॉइन। अब मैं दे रहा हूं कि 50,000, 52,000, 53,000 ये सारे लेवल्स आपके बाय के। 57,000 अगर यहां से डीसी स्टार्ट कर दें आप, 40 पे भी चले जाए, कोई मसले वाली बात नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है। अभी 8x इंक्रीज हुआ तो हो सकता है इस वक्त सिर्फ 3x या 2x इंक्रीज हो, ठीक है। 40 पे 1,20,000 तक चला जाए, बहुत बड़ा गेन है। लेकिन अब आप लोगों ने क्रिप्टो कौन कौन से बाय करने, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी से चैनल पे अपलोड कर दी होगी, तो आप लोग उसको देख लीजिए कि हो चुकी होगी या होनी होगी, ठीक है। ये दोनों वीडियो मैं आज के दिन ही बना रहा हूं। ये थी बिटकॉइन हॉल्विंग और ये थी इसकी हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि जब भी हॉल्विंग आती है उसके बाद बिटकॉइन जंप करता है, और यही जंप आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाता है। और साइक्लिक मार्केट है, 4 साल का साइकिल होता है, 3 साल बेयर चलता है, 1.5 साल पंप करते हैं, और पंप के दौरान इतना प्रॉफिट दे देता है, लोग कैच होते हैं, घुसते हैं, लॉस कर लेते हैं। आप लोगों ने बाय के वक्त घुसना है, हॉल्विंग है, बाय के वक्त घुसना है, इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने हॉल्विंग को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कीजिएगा। अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत। अल्लाह हाफिज।